एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और विथ एक्सप्लेन, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही, प्लस आंसर भी इसके देखेंगे और प्लस इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अभी मूल अवधारणाएं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, संस्कृति वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा सभी अन्य क्षमताएं एवं आदतें जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, निहित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है आपका वो राइट है, एडवर्ड बी टायलर। तो टायलर ने संस्कृति व जटिल संकुल है ये कहा है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा, सभी क्षमताओं, आदतें जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, निहित है। ठीक है, तो ये टायलर का है, टायलर। बी आंसर राइट है। संस्कृत हमारी रहन सहन तथा सोचने समझने की शैली में, हमारे प्रतिदिन की बातचीत में, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। संक्षिप्त में, संस्कृति उन सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द है जो सामाजिक रूप से अर्जित तथा सामाजिक रूप से हस्तांतरित किए जाते हैं। संस्कृति का संचरण औपचारिक तथा अनौपचारिक सीखने अथवा प्रशिक्षण की प्रक्रिया द्वारा होता है। संस्कृति के क्या होते हैं? दो तत्व होते हैं। भौतिक संस्कृति भी होती है और अभौतिक। भौतिक संस्कृति क्या होती है, यहाँ पे समझ लेते हैं। भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और अभौतिक संस्कृति को, जो अभौतिक होती है संस्कृति, मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं आदि को कहते हैं। संस्कृति मानव निर्मित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तविक रूप में या बदल रूप में आगे चलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? ये किसने दी है काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा? तो ये दी है हमारे क्लाइवबर्ग ने। काल्पनिक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी। समनर ने क्या किया? अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। मर्टन ने सदस्य समूह अथवा असदस्य समूह की अवधारणा सी दी है। ये भी कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम में जो पीजीटी का जो पेपर बनता है वो बहुत ही कहने का मेरा मतलब ये है कि वो एक लाइन वे में बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और नेट का थोड़ा सा घुमा के ट्रिकी बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से सीक्वेंस में रखने के लिए ए बी है, सी डी है, ए है या बी सी है या इसमें से सभी हैं, इस तरीके से ऑप्शन 4 करके पूछ लिए जाते हैं नेट में। लेकिन पीजीटी में इतना नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए जैसे समनर है, मर्टन है, और जो हमारे थिंकर्स इंडियन हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पीजीटी का लेवल ये रहता है। हमें तो प्रिपरेशन सोशियोलॉजी की करनी है, तो चाहे आप पीजीटी का दें या फिर एनटीए नेट का, जीआईसी लेक्चरर का, सभी का आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मर्टन की। मर्टन ने सदस्य समूह और असदस्य समूह की अवधारणा दी है। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। संदर्भ समूह की अवधारणा प्रथम बार हाइमन ने दी थी, ठीक है। बाद में मर्टन ने भी इस पे वर्क किया, टर्नर ने, और संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास किया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? संदर्भ समूह का आधार पूछा जा रहा है मर्टन। देखिए ऐसे तो यदि क्वेश्चन में बन जाता है कि जो संदर्भ समूह है उसकी अवधारणा किसने दी, तो सबसे पहले H.H. हाइमन ने दी थी, फिर टर्नर ने भी बात की, मर्टन ने भी बात की, ये हमने कवर कर लिया। अब मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? आधार इन्होंने किसको माना है मर्टन ने? सापेक्ष समानता, सापेक्ष साहचर्य, सापेक्षित अभावबोध या सापेक्षी विभेदीकरण। तो इन्होंने सापेक्षी अभावबोध, आंसर हमारा सी राइट है। व्याख्या देखते हैं। एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह या संग्रह अथवा व्यक्ति होता है जिससे कर्ता व्यवहारों के वैकल्पिक समूह में से अपने लिए व्यवहार के रूप में चुनते हुए एवं किसी समस्या के संबंध में निर्णय लेते हुए ध्यान में रखता है। ऐसे समूह व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, मनोवृत्ति के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये समूह व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक मानक अथवा आदर्श समूह का कार्य करते हैं, जिनकी सदस्यता के लिए वह ललायित रहता है। सापेक्षी अभावबोध या वंचना से तात्पर्य किसी वस्तु के न होने या ले लिए जाने का अभाव की स्थिति से है। सापेक्षिक वंचना या हीनता। ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की दूसरी व्यक्तियों की तुलना में हीन और कमजोर अनुभव करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा समाज मनुष्य में रहता है? किसने कहा, थोड़ा गला खराब है, जुकाम है। किसने कहा समाज मनुष्य में रहता है? मर्टन ने कहा, मैकाइवर ने कहा, मार्टिनडेल ने, पीटर बर्जर। तो आंसर हमारा जो है बी, मैकाइवर। मैकाइवर कहता है कि समाज जो है मनुष्यों में रहता है। व्याख्या देख लेते हैं। मैकाइवर ने समाज को मानव संबंधों का जाल कहा। जो समाज है, मनुष्य है, सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? मैकाइवर पेज ने। तो यहाँ पे मैकाइवर कहते हैं समाज को मानव संबंधों का जाल। उनका मानना है कि समाज मनुष्यों के समूहों अंतः क्रियाओं से बनता है। समाज मानव से पहले और मानव के बाद भी रहता है। मनुष्य की सारी जो आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अंतः क्रियाएं होती हैं, संबंध होते हैं, आदि समाज के अंतर्गत गठित होते हैं। ठीक है। और अरस्तु, देखिए अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। तो ये भी क्वेश्चन पीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ऐसे पूछ लिया जाता है मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा, किसने कहा है? तो आपको टिक करना है अरस्तु। समाज की विशेषताएं हैं, समाज की विशेषताएं देख लेते हैं। मानव समूह और उसके बीच अंतःक्रिया, समानता एवं भिन्नता, संस्कृति, स्थायी और क्षेत्रीय आधार या अमूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ जुड़ा है? ऑप्शन दिए हैं। तो आंसर जो सामाजिक संरचना की बात होती है तो ये है हमारे रैडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, संरचनाकरण एंथोनी गिडिंग्स हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा जो दी है ये हमारे रैडक्लिफ ब्राउन ने दी है। ए आंसर राइट है। सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पेंसर, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, स्पेंसर, मेलिनोवस्की, दुर्खिम, पार्सन, रैडक्लिफ ब्राउन आदि ने दी है। तो ऑप्शन में आ जाए तो इस तरीके से आपको ये नहीं करना है कि जो सोशियोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है, ये जो टॉपिक है ना, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क, थोड़ा एक ही टॉपिक पे थिंकरों ने, कई सारे थिंकरों ने आर्गूमेंट दिए हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कन्फ्यूज़न ये रहती है कि जो उन्होंने थॉट्स दिए हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए ये है कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा अपना, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है, किसी ने उसे फॉलो करके कुछ अपना ऐड किया है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस से पढ़िए। तो सीक्वेंस से ये रहेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ, कि ये जो एक टॉपिक है इस पे कितने लोगों ने बात की है
और उन्हें कितने कितने ट्रिकी वे में या किसने क्रिटिसाइज़ किया और किसने अलग तरीके से इसे मॉडिफाई किया। तो इससे आपका ये रहेगा, माइंड एकदम बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ को यहाँ पे ये इन्होंने पहले कहा था, बाद में। तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ये नहीं कि रट्टा मार हो जाए, नो। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सभी चीज़ें आपको माइंड बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन बनता है तो आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से अब ऑप्शन में यदि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया है क्वेश्चन ब्राउन है, तो ब्राउन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, मेरे नौशकी हुए तो क्या करेंगे, दुर्खिम हुए, ऑप्शन में ब्राउन हुए ही ना, तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें यही करना है कि आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक के साथ कौन कौन जो थिंकर रिलेट करते हैं उनको भी देखना है, ठीक है। चलिए पार्सन्स देख लेते हैं, पार्सन्स ने इसमें क्या बात की है। पार्सन्स भी हैं, तो पार्सन्स यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। यानी सामाजिक संरचना से तात्पर्य पार्सन्स के अनुसार समूह के आंतरिक संगठन, क्वेश्चन आ जाता है, समूह के सदस्यों के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान, अर्थात समूह के सदस्यों के सामाजिक संरचना से तात्पर्य मनुष्य समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान, अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को के पूर्ण ताने बाने से होता है। ये किसने कहा है, तो पार्सन्स ने। इन संबंधों में सामाजिक क्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थिति, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन, आदर्शात्मक व्यवस्था सम्मिलित किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना समाज को उनका आधारभूत रूप प्रदान करता है तथा सामाजिक व्यवहार को सीमाबद्ध करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं द लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक जो है किसकी है, तो ये हमारी किसकी है, रेडफील्ड की है। आंसर हमारा ए राइट है। क्या राइट है, ए, लिटिल कम्युनिटी, रेडफील्ड। रेडफील्ड वृहद सर्व समावेशी समाज के अध्ययन के लिए लघु समुदायों के अध्ययन की ओर आधार मानते हैं या आधार बनाते हैं। उनके अनुसार लघु समुदाय एक प्रकार की मानवीय संपूर्णता है जिसके साथ मानव के अध्येताओं का लेना और व्यापक अनुभव जुड़ा हुआ है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषता बताई हैं। सुस्पष्टता, समुदाय कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ यह जान पाना कठिन नहीं होता। लघुता, छोटा होने के कारण लघु समुदाय व्यक्तिगत प्रक्षेपण की इकाई, समान समरूपता, क्रियाकलापों, मनोदशाओं आदि में लोगों में समानता, आत्मनिर्भरता, सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि समाज एक उच्च सावयवी समग्र है, तो ऑप्शन दिए हैं, स्पेंसर है, डार्विन है, दुर्खीम है, मेलिनोवस्की। तो आंसर हमारा स्पेंसर है। स्पेंसर ने समाज एक उच्च सावयवी समग्र है ये कहा। व्याख्या भी देख लेते हैं। स्पेंसर ने समाज की तुलना प्राणी से की है। प्राणियों के शरीर में वृद्धि के साथ जिस तरह उनकी संरचना में वृद्धि होती है उसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के कारण समाज के आकार में भी वृद्धि होती है। जिस प्रकार प्राणी की संरचना सरल से जटिल की ओर होती है वैसे ही जटिलता उद्विकास के सरल समाज में भी दिखाई पड़ती है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की निम्नलिखित प्रक्रिया बताई है। समाज सर्वथा सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर बढ़ता है। उद्विकास के साथ सामाजिक सजातीयता के स्थान पर विजातीयता की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज कम विभिन्नीकृत स्थिति से अधिक विभिन्नीकृत स्थिति की ओर बढ़ता है। समाज में उद्विकास की प्रक्रिया लगातार निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें सूची दी हुई है, अवधारणाएं हैं और लेखक हैं।
भूमिका ग्रहण, भूमिका परांगण मुक्ता, भूमिका पुंज, दुरावस्था। तो इसमें कॉन्सेप्ट देखने हैं। मर्टन है, मीड है, दुर्खिम है, गॉफ। तो जो इजी है या जो जानते हैं उन्हें पहले। भूमिका ग्रहण किसका है? भूमिका पुंज। भूमिका ग्रहण मीड का है, सॉरी, ग्रहण करना मीड, आई मी माइंग का कॉन्सेप्ट मीड ने दिया है। मर्टन भूमिका पुंज की बात, और एवी गॉफमैन भूमिका परांका, दुर्खिम, दुर्गावस्था। तो ये जो आंसर आपका है डी राइट है। ठीक है। हर्बर्ट मीड जो है भूमिका ग्रहण की अवधारणा देते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया है। इस आधार पर उन्होंने आई मी की अवधारणा दी। भूमिका परांका मुक्ता की अवधारणा गॉफमैन की है और किर्क की भी है। तो ये भी याद रखना है, गॉफमैन नहीं है तो किर्क है। इस तरीके से आपको रिलेट करके लर्न करना है। मर्टन के भूमिका पुंज, भूमिका क्रम आदि की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं। इसी तरह ये सीरीज़ भी चलती रहेगी, आपकी बुक्स से रिलेटेड सीरीज़ वो चली रही है। प्लस आपके ये भी है प्रिपरेशन करते रहिए, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेक्स्ट जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा या वैकेंसी आएगी तो उसके लिए कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि एमए या बीए या कोई डिप्लोमा आप इग्नू से करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस आप डीईसी के स्टूडेंट हैं इग्नू के, तो इस चैनल से जुड़ के डीईसी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रोजेक्ट फाइल, असाइनमेंट किस तरीके से बनाने, किस तरीके से उसमें वर्क करना है, आपको एडमिशन कैसे लेना है, उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी कि आप यदि एमए या बीए या डिप्लोमा कोई भी चीज़ आप इग्नू से करना चाहते हैं तो आपका प्रोसीजर वहाँ का कैसे रहेगा, आप कैसे उसमें एडमिशन लेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको यूज़ किस तरीके से, कौन से लिंक पे जाना होगा, तो ये सभी कुछ डिटेल में मैं बताऊंगी। तो चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूं, आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।